अब हम बात करें एमएसएमई सेक्टर के। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है हमारा? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 26 जून 2020 डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस नॉट करेक्ट। देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2020 के अंदर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है इशू किया था, जहां पर उसने क्लियरली माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन दी थी, यानी कि किस एंटरप्राइज को हम माइक्रो मानेंगे, किसको स्मॉल मानेंगे, किसको मीडियम मानेंगे, उसकी एक क्लियर डेफिनेशन जो है वो दी थी। और ये जो डेफिनेशन है वो बेसिकली दो चीजों को कंसीडर करती है। वो दो चीजें क्या है कि जो इंटरप्राइज है उसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में कितने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी जो टर्नओवर है वो कितने हैं। जैसे कि अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रो इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जिन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट की होती है और उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो नहीं होता। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जिन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और उनकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या है, मीडियम इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस थे जिन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की है और उसकी जो टर्नओवर है 500 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये डेफिनेशन गलत है। क्योंकि देखो, मीडियम इंटरप्राइजेस ऐसी इंटरप्राइजेस होती हैं जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक चीज तो सही है कि प्लांट एंड मशीनरी में जो है 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, पर दूसरी चीज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 250 करोड़ जो है वो आना है। 250 करोड़ जो है वो आना है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एबीसी क्राफ्ट्स आर मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडमेड क्राफ्ट इन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट इज लेस देन 1 crore and its annual turnover is below 5 crore. According to the updated definition, ABC Crafts qualifies. तो ABC Crafts एक मैन्युफैक्चरर है जो कि हैंडमेड क्राफ्ट जो है वो बनाता है। उसने अपने प्लांट और मशीनरी में जो है 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट किया और इसकी जो टर्नओवर है वो भी 5 करोड़ से कम है। तो जो हमारी अपडेटेड डेफिनेशन है उसके अंदर जो एबीसी क्राफ्ट्स है वो क्या है? वो एक माइक्रो इंटरप्राइज है, वो एक स्मॉल बिजनेस है, या फिर मीडियम साइज बिजनेस है, या फिर लार्ज कॉर्पोरेशन है? तो अभी मैंने तीनों की तीनों जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो करवाई है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेस है, या स्मॉल बिजनेस है, मीडियम साइज बिजनेस है, या फिर लार्ज कॉर्पोरेशन है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, माइक्रो इंटरप्राइज का करेक्ट है। ये एक माइक्रो इंटरप्राइजेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर? तो देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर एमएसएमई सेक्टर का काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, एमएसएमई सेक्टर बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट होता है, जिसकी वजह से कैपिटल बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एमएसएमई एंटरप्राइजेस जो है वो ऑपरेट करती हैं, जो कि यहाँ पर टोटली काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर करती है। जैसे कि अगर हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी आउटपुट मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका 45% जो कंट्रीब्यूट करता है वो हमारा एमएसएमई सेक्टर करता है। ठीक है, चाहे छोटे लेवल पे करते हैं पर साथ में मिला दिया जाए तो 45% है। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात करें तो 40%, यानी कि अगर यहाँ पर टोटल यूनिट्स 100 यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है तो 40 उसमें से एमएसएमई सेक्टर ने एक्सपोर्ट किए। उसके बाद जीडीपी का 30% यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी के अंदर जो जीडीपी की टोटल मतलब की कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो लार्ज हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्मल इंडस्ट्रीज के मुकाबले में वो 30% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014 फोर। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है वो देश को डेवलप करना चाहती है। ठीक है, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी डेवलप करना चाहती है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है 2014 में एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम नाम से आपको पता लग रहा होगा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को क्यों लेकर आया गया था। पहला, टर्निंग इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना था, या फिर टर्निंग इंडिया टू हेल्थ केयर सेक्टर हब, हेल्थ केयर सेक्टर में कन्वर्ट करना था, या फिर आईटी सेक्टर हब, या फिर एजुकेशन हब। तो मुझे यहाँ पर बता दी कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसका क्या यहाँ पर पर्पस था, क्या पर्पस था?
ऑप्शन ए टर्निंग इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑप्शन बी टर्निंग इंडिया इनटू हेल्थ केयर हेल्थ सेक्टर हब, ऑप्शन सी टर्निंग इंडिया इनटू आईटी सेक्टर हब, या फिर टर्निंग इंडिया इनटू एजुकेशन हब। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यही पर्पस था कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाया जाए, जिसके लिए उन्होंने टैक्सेस को थोड़ा सा कम किया। ठीक है, लेबर जो है, लेबर जो लॉस थे उनको थोड़ा सा लिबरल किया, ताकि बाहर की जो कंट्रीज से कंपनीज है वो देश हमारे देश में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे, जिनसे उनका भी बेनिफिट हो और हमारे देश की भी यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हो सके। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014 एज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 4 पिलर्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो बेसिकली 4 पिलर्स पे बेस है। वो 4 पिलर्स कौन से? पहला न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंडस्ट्री हब, न्यू सेक्टर या फिर न्यू माइंडसेट। तो मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दिया कि ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो 4 कौन से पिलर पे जो है वो बेस है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंडस्ट्री हब, न्यू सेक्टर या फिर न्यू माइंडसेट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स और न्यू माइंडसेट, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। अब इसके अंदर क्या किया गया था? पहला न्यू प्रोसेस की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यू प्रोसेसेस जो है वो लॉन्च किए थे। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा देखो, गवर्नमेंट ने अपना नजरिया चेंज किया। उसने कहा कि हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो बिजनेस जो है वो हमें इजी बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें लॉज एंड रेगुलेशन को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि हमारे जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस जो है वो आसानी से कर सके। इस चीज को देखते हुए न्यू प्रोसेसेस के अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने कई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है हटा दिया, यानी कि लिबरल कर दिया, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस सही तरीके से कम कर सके। टैक्स रेट को भी थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया। जैसे एग्जाम्पल दिए, कई ऐसे सेक्टर थे जिनको डी रेगुलेट जो है वो कर दिया गया था। तो न्यू प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट का फोकस था कि जो ई बिजनेस करना है उसे हमें आसान बनाना है, जिसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़े से हमें यहाँ पर लिबरल जो है वो बनाने की जरूरत है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि हमें न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाने, न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाने हैं, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। न्यू सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने 27 न्यू सेक्टर को जो है वो आइडेंटिफाई किया। ठीक है, जो कि पहले गवर्नमेंट की नजर में नहीं आए थे, और इनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया। न्यू माइंडसेट के अंदर गवर्नमेंट ने अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज किया। पहले गवर्नमेंट क्या थी? रेगुलेटर थी, वो बिजनेस को रेगुलेट करना चाहती थी, पर उसने अब अपना माइंडसेट चेंज किया और वो अब फैसिलिटेटर बनना चाहती। कहने का मतलब क्या है कि अब वो बिजनेस को रेगुलेट नहीं करती, बल्कि उसके साथ पार्टनरशिप करके उनको फलने फूलने में जो है वो हेल्प करती है, यानी कि उनकी ग्रोथ करने में हेल्प जो है वो करती है। एक पार्टनर के जैसे ही उसके साथ जो है वो बिहेव करती है, रेगुलेटर की जैसे नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पिलर है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग कोविड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 लाख करोड़ collateral फ्री क्रेडिट स्कीम दैट इज टू बी बेनिफिट 45 lakh MSME. This scheme, known as Emergency Credit Line Guarantee Scheme, which of these statements correct regarding the Emergency Credit Line Guarantee Scheme? देखो, आपको पता है कि 2020 के अंदर हमारी जो है कोविड पेंडेमिक आई थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिससे खास करके मतलब वैसे तो हमारे सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, पर एमएसएमई सेक्टर पे काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा था। एमएसएमई सेक्टर का काफी यहाँ पर लॉस भी हुआ था। इस चीज को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने में फोकस करती है, यानी कि वो बैंकों को जो है एमएसएमई सेक्टर के यहाँ पर गारंटी देती है। यानी कि जो भी लोन बैंक यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को देगा उसकी गारंटी कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, जिससे आसानी से बैंक जो है वो एमएसएमई सेक्टर को कोलैटरल फ्री बिना किसी सिक्योरिटी के जो है लोन दे पाए थे। ओके, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट देखो, it is a government-backed loan program introduced by the government of India in May 2020 in response to economic impact of COVID-19 pandemic। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये गवर्नमेंट बैंक लोन प्रोग्राम है, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर बैंक जो भी लोन एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड करेगा उसकी गारंटी गवर्नमेंट जो वो प्रोवाइड करेगी, जिससे बैंक का जो खतरा है वो कम हो जाएगा और बिना ज्यादा सोचे विचार किए वो लोन जो है वो दे सकता है एमएसएमई सेक्टर को। उसके बाद इट इज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम थी, पैकेज थी, उसी के अंदर जो है स्कीम को भी लॉन्च जो है वो किया गया था। और इसका पर्पस क्या था कि हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, जो कि
पैंडेमिक की वजह से फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना ताकि वो सर्वाइव जो है वो कर पाए। अंडर ECLGS एलिजिबल बिजनेस कैन अवेल collateral फ्री लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद 100% गारंटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू लैंडर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर खादी प्रोग्राम अंडरटेकन बाय खादी इंस्टीट्यूशन थ्रू मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कौन सी यहाँ पर स्कीम लेकर आएगी थी खादी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, उनको उनके खादी प्रोग्राम के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए? पहला, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, या फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, या फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और इस स्कीम के अंदर बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है वो खादी इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये इंटरेस्ट सब्सिडी क्या होता है, तो अगर खादी इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंक से लोन लेती है तो जो भी इंटरेस्ट उसे उस लोन पे करना पड़ेगा उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट जो है वो पे कर देगी। जैसे अगर यहाँ पर एक खादी इंस्टीट्यूशन बैंक से 10% इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेती है और गवर्नमेंट जो है उसमें से 3% का जो इंटरेस्ट जो है वो पे कर देती है, तो ये 3% हमारा इंटरेस्ट सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट खादी इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करे, जिससे खादी इंस्टीट्यूशन को जो है सस्ते दामों पे यानी कि 7% के ऊपर जो है वो लोन मिल जाता है, जिससे उसके ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, करेक्ट आंसर जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्कीम लोन्स टू प्रमोट एमएसएमई सेक्टर। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर स्कीम कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो देखो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको गवर्नमेंट डेवलप करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कई स्कीम जो है वो लॉन्च करती रहती है। तो पहली स्कीम क्या है, उद्यमी मित्रा पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई। देखो सिडबी यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश के अंदर जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको डेवलप करने प्रमोट करने का काम जो है प्रोवाइड करती है। तो इसने यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रमोट करने के लिए उद्यमी मित्रा पोर्टल को लॉन्च किया, जहां पर एमएसएमई सेक्टर को हर तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो आसानी से मिल जाती है। साथ के साथ क्रेडिट फैसिलिटी के अलावा कोई अदर भी सर्विसेज हुई जैसे कि गाइडेंस लेना है ना, कोई रिसर्च करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन उसे जो है वो मिल जाती है। एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल विल माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली रजिस्टर्ड देयर केसेस रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट्स बाय सेंट्रल मिनिस्टर डिपार्टमेंट सीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो भी पेमेंट मिलने में जो डिले हो रहा है उसकी वो केस रजिस्टर कर पाए। जैसे अगर उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री को डिपार्टमेंट को कोई सामान बेचा है और वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे से डिले कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के पास फंड की कमी आ रही है, तो वो इसके रिगार्डिंग जो है एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे उनको आसानी से पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद डिजिटल एमएसएमई स्कीम, द स्कीम एम्स टू मेकिंग एमएसएमईज digitally empowered and motivate them to adopt डिजिटल टूल्स एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस स्कीम को लेकर आया गया था ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उनको एम्पावर किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके कि वो डिजिटल टूल्स का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसको यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ये सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।